गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आप सबकी शालिमा, वेलकम बैक स्टोरी। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। भाई सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि स्टोरी पोस्ट होगी या नहीं, तो हमने सोचा कि भाई हम स्टोरी पोस्ट कर ही देते हैं। तो चलिए अब आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और आपकी स्टोरी को बढ़ाते हुए बताते हैं। प्रीवियस पार्ट भी बता देते हैं और सुना भी देते हैं कि प्रीवियस पार्ट में हुआ क्या था। प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी किया का गुस्सा फटता है और अपने वो डैड को बहुत कुछ बोल जाती हैं, जिसमें कि वो बोलती हैं कि बस मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मीरा मेरे लिए बहुत सही है और मैंने एक मेल की जगह पे फीमेल को चूज़ किया है, ये बस मेरी गलती है और कोई गलती नहीं है। और डैड आपने तो कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या खुश हूँ, क्या नहीं हूँ, कैसी हूँ, कब हूँ, कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपने बिजनेस, डेली बिजनेस 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 ही आपने किया है। तो खैर ये सारी चीज़ें वो बोलती चली जाती है। और तो अब हमारी जो क्या होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के सब कुछ बोली होती हैं, जो भी रहता है, जो भी समझना रहता है, को जो भी समझाना रहता है, उनकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा होता है ना, उनके हिसाब से तो हो नहीं रहा होता है। और वो कोशिश कर रही होती है कुछ तो यार, कुछ जो भी हो, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा सोच के। तो चलिए आगे देखते हैं कि कितना ठीक होता है, सुनते हैं। तो हमारी जो किया होती हैं, वो तो सोच चुकी होती हैं कि शायद अब ठीक हो जाएगा। बट उनके डैड के ये जो उन्होंने किया होता है, ये पार्टी बुला के पार्टी में ऐसे बेइज्जत करने वाला, जो कि मीरा की आँखों में जब आँसू आता है तो शायद यूँ कह सकते हैं कि दिल में आग लग जाती है और वो उनके खिलाफ बोल उठती हैं। और अब देखते हैं आगे उनके डैड क्या कहते हैं, क्या उनको सुनाते हैं। पर यहाँ पे इनके डैड जो होते हैं उनकी बातें सुन रहे होते हैं और उनको क्या वो कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी परवरिश मैंने की है ना कि इसने। तो कहते कि मैंने उससे प्यार किया है डैड, वो मेरे लिए यहाँ आई है, वो मैं उसके यहाँ गई थी पहले, उसके बाद वो मेरे यहाँ आई है और उसके बाद जो है वो जितना मेरा ध्यान रखती है ना उतना ध्यान आपने खुद कभी नहीं रखा होगा। आपको लास्ट टाइम याद है कि आपने मेरे साथ टाइम कब बिताया था? अच्छा, आपको लास्ट टाइम आपको याद है कि मेरे बर्थडे पे कब थे? उनको एक एक सवाल पूछने लगती है। जब वो एक एक सवाल जब गिना रही होती है तो जो किया के डैड होते हैं ना, प्रशांत जी, उनके फेस का रंग उड़ने लगता है। यूं लोगों के सामने उनकी बेइज्जती होते हुए देख के उनको बहुत बुरा लगता है। तो इधर अंजलि जी बोलती हैं कि प्लीज़ अब सब जाएं, अब पार्टी ख़त्म हो गई है, प्लीज़ अब हो गया है। तो सब लोगों को वो हाथ जोड़ के बाहर जाने के लिए, मतलब अब पार्टी ख़त्म हो गई है, जो भी तमाशा होना था, जो भी बातें होनी थी, जो भी बातें बननी थी, वो सारी बातें बन चुकी होती हैं। क्योंकि मीरा ऑलरेडी बहुत कुछ सुन चुकी होती है, जिससे कि उसका दिल तो दुखा ही होता है। अब उसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जब ठीक समय आने की बारी होती है, बट ऐसा नहीं होता है। वो जब हमारी जो मीरा होती हैं, अब वहाँ से वो अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं और इधर जो किया होती हैं, वो अपने डैड के पास खड़ी होती हैं। कहती हैं, "बोलिए ना डैड, आपने मीरा के बारे में बहुत कुछ कहा, आप अपने बारे में क्यों नहीं कुछ कहते? आप कहते हैं कि मेरे पिता हैं, आप थे कब? अगर माँ ना होती, तो आपके इस घर में कोई इंसान ना होता, हाँ?" तो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बोले जा रही हो अनाप-शनाप? अंजलि देख लो, तुम्हारी यही परवरिश है। कहती है, माँ को क्यों बोल रहे हो आप? माँ ने बहुत अच्छी परवरिश दी है। आप बताओ कि आपने क्या किया है? सिर्फ पैसे कमाने से बच्चे बड़े नहीं होते डैड। और मैं मीरा के साथ बहुत खुश हूँ और प्लीज़ उसको परेशान करना बंद कर दीजिए आप। नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी और कभी आने के लिए नहीं जाऊँगी। ऐसे वो बोल के वहाँ से चली जाती है। उनके जो डैड होते हैं प्रशांत जी, किया किया पीछे चिल्लाते रहते हैं और किया रुकती नहीं है। वो भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पलक काफ़ी लेट हो चुका होता है तो अंजलि जी कहती हैं कि बेटा गेस्ट रूम साफ है तो तुम वहाँ पे चली जाओ। तो कहती जी आंटी, ऐसे बोल के वो चली जाती है। और हमारी जो अंजलि जी होती हैं वो भी अपने कमरे में चली जाती हैं। और जब प्रशांत जी अपने कमरे में आते हैं तो वो भी नाराज़ी होती हैं प्रशांत से, ना कि खुश होती हैं। वो प्रशांत को मतलब वो जानती हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर इतना नीचे गिर सकते हैं उन्होंने उम्मीद नहीं की होती है। खैर ये सब चीज़ें होती हैं। इधर गीता भी अपने कमरे में पहुंच चुकी होती हैं। इधर इन गीता और
किया कि चाचू में डिस्कस हो रहा होता है कि भैया को ऐसा नहीं करना था, मीरा के बारे में इस तरीके से बातें नहीं करनी थी। लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, वो एक तो उनकी बेटी के लिए यहाँ आई है और उसके बाद इनकी कड़वी बातें भी सुन रही है। फिर भी वो हंस के सबको रिस्पॉन्स कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके प्रोफेशन में घुस जाओ। तो गीता कहती है ये तो सही है, ये तो नहीं करना था भैया को। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं, इधर किया जब जाती है, दरवाज़ा मतलब लॉक नहीं होता है, खुला ही होता है। इधर पलक जो होती है वो उसके ख्याल बार बार मीरा का आ रहा होता है, क्योंकि मीरा रो रही होती है और मीरा का रोना देख के पलक को अच्छा नहीं लगा होता है। पलक बार बार राउंड राउंड अपने बेड साइड हुए जा रही होती है और वो कहती है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मैं यूं मीरा को रोने नहीं दे सकती, अगर वो उसको कोई तकलीफ पहुंचाए मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो ये पलक इधर सोच रही होती है, इधर जो हमारी किया होती हैं वो अपने कमरे में पहुंचती हैं। जब वो अपने कमरे में पहुंचती हैं दरवाज़ा खुला होता है और मीरा जो होती है ना वो साइड बेड साइड के कॉर्नर पे बैठ के वो रो रही होती हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और ऐसे जब आंखों से आंसू बह रहे होते हैं ना तो वो ना खूब ज़्यादा तेज़ रो रही होती है, बस उनको ना वो बातें चुभी होती हैं, जो लोगों की बातें होती हैं कड़वी लगी होती हैं। और उन्होंने जो उनके डैड ने किया, कि डैड ने प्रशांत जी ने जो किया होता है कि उसके प्रोफेशन में घुस के, ये सही नहीं था, उनको ये नहीं करना था। खैर उन्होंने अब कर दिया है। और इधर किया आती है और उस घुटनों के बल उसके पैरों के साइड में बैठती है नीचे फर्श पे और उसके तरफ देखती है। कहती है कि मेरा मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे डैड ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूं, बट मुझे ये उम्मीद नहीं थी डैड से कि वो ये सब करेंगे। मुझे लगता था कि डैड कुछ भी कर सकते हैं मगर ये नहीं करेंगे, किसी की इज्जत पे, किसी के प्रोफेशन में नहीं घुसेंगे। मैं चाह के भी तुम्हें वो सपोर्ट, वो इमोशनली चीज़ें नहीं दे पाई। तुम जैसी चीज़ों को डिज़र्व करती हो मैं वो नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। किया बोलती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम घर जा सकती हो, तुम्हें ये सारी ज़िल्लत सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके हाथों को अपने हाथों में लेती हैं और उनके चेहरे पे जो आंसू बह रहे होते हैं उनको अपने हाथों से साफ करते हुए कहती हैं कि मीरा, आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी कोई इज्जत ना करे वहाँ पे मेरी इज्जत कैसे हो सकती है। आपने मेरे लिए यहाँ पे आके रह रहे थे, आप इतनी सारी ज़िल्लत आप मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे थे, मैं आपको ऐसे टूटते हुए बिखरते हुए नहीं देख सकती। मेरे डैड ने आज जो किया है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मैं नहीं जानती थी कि डैड ऐसा कुछ करने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि डैड इस हद तक गिर जाएंगे। अब मीरा जब उनके तरफ, जब उनके चिन से उनके फेस को उठाती हैं, जब मीरा उनकी आंखों में देखती हैं, उनके आंखों में अलग सा ही एक पछतावा, एक दुख दिख रहा होता है। किया की आंखों में बस, किया की आंखों से आंसू नहीं बह रहे होते हैं, मगर वो मीरा के दर्द को अच्छे से समझ रही होती है। मीरा किया को रोते हुए तो देखी होती है मगर इस तरह से नहीं। किया ने काफ़ी कुछ मीरा के लिए किया होता है, उसको कभी भी ऐसे इस हालात में पहुंचाने का या इस तरह से उसको बेइज्जत करने का इरादा तो कभी नहीं होता है, मगर उसकी फैमिली के वजह से उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें आई होती हैं। मीरा उसकी वजह से रो रही होती है, उसके डैड की वजह से रो रही होती है। किया को इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश कुछ ऐसा होता है कि मैं कर पाती और सबके ज़बान पे ताला लगा पाती। काश कुछ ऐसा हो पाता कि ज़िंदगी में कोई किसी पे उँगली ना उठाता। काश ऐसा होता कि डैड को हमारे रिश्ते से कोई ऐतराज़ ना होता।
काश कि मैं ये सारे जो भेदभाव जेंडर को लेके है वो ना होता। काश कहते कि मीरा मुझे माफ कर दो। मैं जो तुम्हें जिंदगी देनी चाहिए थी, जो तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, मैंने फर्स्ट डे वन से ही तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाई। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल डैड मान जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ हमारे हिसाब से चलने लगेगा। मुझे क्या पता था कि डैड के मन में इतना ज़्यादा मैल भरा हुआ है। तुम अभी अपने कपड़े पैक करो, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ के आती हूँ। तो मीरा संभलती हैं और अपने आंसुओं को दबाते हुए गीली आवाज से बोलती हैं कि किया, मैं जब यहाँ आई थी तो ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे इस तरीके से जाना पड़े, और मैं वो इंसान नहीं हूँ कि अपना पीठ दिखा के भाग जाऊँ। आप मेरा प्यार हो और मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अगर ससुर जी नहीं मान रहे, मैं उनको मना के रहूंगी और एक न एक दिन वो एक्सेप्ट करेंगे, जरूर करेंगे। और प्लीज ऐसे मत बोलो कि आप यहाँ नहीं रहोगे या मैं यहाँ नहीं रहूंगी, हम सब यहीं रहेंगे, हमारी फैमिली है। वो बस हमसे थोड़ा नाराज हैं, हमारे फैसले से नाराज हैं, मगर वो इंसान बुरे नहीं है। किया को जब ऐसे देखती है मीरा, और मीरा को जब किया देखती है, दोनों एक दूसरे को टाइट हग कर लेते हैं और एक दूसरे के इमोशंस को समझते हुए एक दूसरे को एक होता है ना कि वार्म हग करना, कि जिससे कि फील हो कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। किया और मीरा दोनों एक दूसरे को ये फील कराते हैं और वो फीलिंग ना काफ़ी खूबसूरत होती है। जब आपको किसी की नीड हो और आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो और वो इंसान आपके सामने आ जाए और वो आपको यकीन कराए कि वो आपके साथ है, कहीं गया नहीं है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और या यूँ कह लें कि वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि ये वो कैसी फीलिंग होती है। दुख, तकलीफ, दर्द सब कम हो जाता है उसके सामने। जब उनको हग करती हैं और मीरा भी करती हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को टाइट हग करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर जो उनकी मॉम होती हैं मीरा की, वो काफ़ी परेशान होती हैं, क्योंकि जब किया ने अनु को घर छोड़ा होता है तो फिर थोड़ी देर के बाद किया जो होती हैं वो घर चली गई होती हैं और अनु इधर घर से बाहर फिर से दोबारा निकल चुकी होती हैं। इधर जब वो घर से निकली होती हैं तो उनकी मॉम को तो उन्होंने बताया होता है, बट वो अभी तक घर नहीं लौटी होती हैं। रात के करीबन 1 बज रहे होते हैं और इधर जो होता है उनकी मॉम जो कॉल लगाती हैं मीरा के पास, मीरा कॉल उठाती है और कहती कि हेलो। हाँ माँ, क्या हो गया? इतनी रात को आपने फ़ोन लगाया? जो कि होती है साइड में बैठती है उनके और वो बात कर रही होती है। इधर पलक गुस्से में होती है, तमतमाई हुई होती है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई प्रशांत अंकल की कि इन्होंने मीरा को रुलाया। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेके रहूंगी। उसके दिल में एक अलग सी आग लगी हुई होती है मीरा को रोते हुए देख के। पता नहीं मीरा से ऐसा क्या अटैचमेंट एक दिन में हो चुका होता है उसको कि वो उसके लिए अब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती है, जो कि सही नहीं है। आप सबको भी पता है कि यदि किसी के लाइफ में अगर कोई हो और आपको पता है तो उसकी लाइफ में जाना सही नहीं होता। क्यों ना, वो होता है ना कि कभी कभी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। अब वो बदला लेने को सोचती है प्रशांत जी से। पलक जो होती है, जितना भी वो रुलाए होते हैं, वो अब सोच चुकी होती है कि वो अब बदला लेगी।
प्रशांत जी से। ये सारी चीज़ें देख के हमारी पलक जो होती है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो चुकी होती है मीरा के लिए। जब मीरा कॉल पे बात कर रही थी, क्या माँ अभी तक अनु घर नहीं आई है? वो गई कहाँ थी? तो वो बोली थी कि कोई उसकी फ्रेंड है, उससे वो मिलने जा रही है, वो जल्दी आ जाएगी। कौन सी फ्रेंड थी माँ? तो मेरे पूछती हैं तो कहती कि वो कोई हेमा बता रही थी कि उससे वो मिलके चली आएगी। तो कहती कि नंबर लिया आपने उसका? तो कहती हैं कि नहीं। तो ठीक है, अब मैं हेमा को कॉल लगा के पूछती हूँ। तो वो जैसे ही हेमा का नाम सुनती हैं मीरा के मुंह से, किया की आंखें उनकी तरफ घूम जाती हैं और जो किया होती हैं वो, हेमा अचानक से उसके मुंह से नाम सुनती हैं तो हेमा को वो पसंद नहीं करती हैं किया। मगर अब उनकी पसंद और नापसंद से तो कुछ होने वाला था नहीं। बट अब बस इतना होने वाला था कि किया अब वो चुपचाप सुन रही थी और उनकी आंखों में सवाल तैर रहे होते हैं। तो वो अपनी आंखों से इशारा करती हैं मीरा और वो कहती हैं कि वो जवाब देंगी, मगर थोड़ी देर के बाद। वो फिर फ़ोन अपने फ़ोन से एक कॉल लगाती हैं। उस कॉल को लगाने के बाद जो होता है कि वो कॉल उधर रिंगिंग हो रहा होता है, तो फिर इधर प्रशांत जी जब अपने कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारी जो अंजलि जी होती हैं वो कपड़े चेंज करने के लिए जा रही होती हैं। तो वो बिना कुछ कहे प्रशांत जी से, कुछ बिना कुछ बोले जा रही होती हैं। तो कहते हैं अंजलि, तो कहती, वो कुछ बोलती नहीं है, वो चली जाती हैं। जाने के बाद वो फिर चेंज करके आती है, फिर वो प्रशांत जी उनको अंजलि फिर से एक बार फिर पुकारते हैं। अंजलि फिर से कोई रिप्लाई नहीं करती है। तो कहते हैं कि अंजलि तुम्हें हुआ क्या है, तुम बात क्यों नहीं कर रही? तो कहती कि मैं आपसे क्यों बात करूं, और क्या ज़रूरत है आपसे बात करने की मुझे? आपको लगता है कि आप इंसान रह चुके हैं या हैं आप मेरे साथ जो भी करते थे, मैंने आज तक कभी किया को भनक नहीं होने दी। मगर आपको पता है कि अगर पता उसको चल जाए कि आप मेरे साथ क्या-क्या करते हैं, तो आपको वो डैड क्या, वो आपको एक आम आदमी का इज़्ज़त भी ना दे। मैंने आपके लिए उसकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त बना के रखी। आप क्यों कम करने पे तुले हैं अपने हाथों से? अपनी बेटी की नज़रों में क्यों गिरने पे तुले हैं? तो कहते हैं कि तुम क्या बातें करे जा रही हो अंजलि? तो कहती है कि मैं बातें कर रही हूँ। आपको भी पता है कि मैं कितने टाइम से आपके लिए आपकी सारी बातों को बर्दाश्त करते हुए आ रही हूँ। आपको कई दफ़ा मैंने आपकी चीज़ों को लिए समझाया है, बट आप मानते कहाँ हैं? आपको हमेशा अपनी चीज़ें सही लगती है, दूसरों की गलत लगती है। अगर वो खुश है मीरा के साथ तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते आप? तो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो अंजलि? तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? वो और 2 टके की लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? बिल्कुल नहीं। वो हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। तो कहती है क्या वो अगर बड़े घर की लड़की होती तो क्या आपके घर की बहू बनने के लायक होती? उसके पास पैसे होते तो क्या होती? तो वो चुप हो जाते हैं। कहती हैं कि प्रशांत यही चुप्पी, यही यही आपके पैसे का जुनून, यही आपका बिज़नेस का जुनून आपको एक दिन अकेला कर देगा। पता है पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। आपको लगता है कि हर वो चीज़ आप खरीद पाओगे, हर वो चीज़ आपके पास आ पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। आपको याद है ना आपने मुझसे भी शादी किस बेसिस पे किया था? हाँ? अब मुझे ये भी पता है कि आपने उस वक़्त किसको छोड़ा था, मुझसे शादी करने के लिए। तो आप प्लीज़ प्रशांत, आप ना ये मुनाफ़ा और घाटा मेरी बेटी की ज़िंदगी में मत लाइए। और अगर वो खुश है मीरा के साथ तो वो उसको खुश ही रहने दीजिए। नहीं तो पुरानी यादें अगर कुरेदी जाएँगी ना तो आपकी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाएगी। तो प्रशांत जी वो सुनते रहते हैं और कहते हैं कि तुम अंजलि बीते हुए कल को आज में मत लाओ। तो कहती हैं कि आप भी वही कर रहे थे। नीचे जो मैं आपको देख रही थी, आप भी वही कर रहे थे, बीते हुए कल को आज में लेके आ रहे हो। अगर मैं आपका बीता हुआ कल आज में लेके आई ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और आज के बाद अगर मेरी बेटी को या मेरी बहू को कोई भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की प्रशांत, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती हैं
और हॉल में जाके वो बैठती हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो हॉल में बैठी हुई होती हैं तो पलक अपने कमरे से निकलती है। पलक को निकलते हुए देखती हैं अंजलि जी, तो कहती हैं कि पलक क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था? तो कहती हैं कि नहीं आंटी, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बाहर आई थी। तो कहती है मैं जा रही थी सोने के लिए। तो कहती है ठीक है, जाओ। वो चली जाती है। फिर इधर जो मीरा होती है वो कॉल लगाती है, रिंग हो रहा होता है। इधर से वो फ़ोन उठाती है हेमा, और फ़ोन उठाने के बाद कहती है कि हेलो। तो इधर से आवाज़ आती है, हेलो, मैं मीरा बात कर रही हूँ। हेमा, क्या अनु तुम्हारे पास है? तो कहती हैं कि हेमा, हाँ मेरे पास ही है। तो अभी तक वो घर क्यों नहीं गई? बात कराओ ज़रा मेरी उससे। तो कहती है कि जी मैम, मैं बात करवाती हूँ आपकी। वो अनु को फ़ोन देती हैं। तो कहती है कि अनु, तुम ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकत कब से करने लगी? माँ कब से परेशान है, तुम घर क्यों नहीं गए और उनको फ़ोन क्यों नहीं किया? वो थोड़ा-सा गुस्से लहज़े में बोलती है। तो कहती कि दी वो मैं अब बस जा ही रही थी। तो कहती कि 12 बज चुके हैं और घर पे तुम गई नहीं हो और फ़ोन भी नहीं लगाया। तुम्हारा फ़ोन क्या हुआ? फ़ोन कहाँ है? तो कहती हैं कि दी वो बंद हो गया। तो फ़ोन दिया होता है फ़ोन को चार्ज करके रखने के लिए। अगर तुम बाहर निकल रही हो तो उसको चार्ज करके निकला करो। समझी? और घर जल्दी पहुँचो। वो बोलती है, और बोलने के बाद फ़ोन रखती है। फिर वो अपने माँ को फ़ोन लगाती है, मीरा। वो कहती है माँ वो पहुँचने वाली है। और वो नानू जो है ना वो हेमा को चाहती है, हेमा घर तक छोड़ देगी। तो कहती है कि ठीक है बेटा, चलो तुम्हारा पार्टी हो गया या अभी चल रहा है? मैंने कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तो कहती नहीं माँ, हो गया पार्टी, सब ठीक है, मैं सब कुछ अच्छे से हो गया। तो कहती ठीक है बेटा, चलो मैं सुबह फ़ोन लगाती हूँ, आप आराम कर लो। तो कहती है कि ठीक है। इधर मीरा फ़ोन रख देती हैं और किया उनके तरफ ध्यान से देखे जा रही होती हैं। किया ये देख रही होती है कि मीरा ने भनक तक नहीं लगने दी होती है अपनी माँ को कि उसके साथ अभी क्या हुआ है। उसके साथ इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो चुकी होती हैं, फिर भी अपनी माँ को ये भनक नहीं लगने दी होती है कि उसके साथ जो भी हो रहा होता है अच्छा नहीं हो रहा होता है यहाँ पे। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा होता है। जब किया ऐसे देखती है ना मीरा को, तो मीरा के लिए उसकी नज़रों में इज़्ज़त और बढ़ जाती है, और अब वो मीरा को एक अलग नज़रिए से देख रही होती है। हम लाइक होते हैं ना कि अब जब हमारे नज़रिए में किसी की इज़्ज़त जब बढ़ती है ना, तो उसके लिए एक ऊँचा ओहदा हो जाता है। मतलब कुछ भी हो, मतलब वो करेक्ट है, वो सही है, ऐसा वाला हो जाता है। तो क्या कहती है कि आइसक्रीम खाओगी? तो कहती है आइसक्रीम इस वक़्त कहाँ से मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा ना शायद। तो कहती है कि चलो ना बाहर खा के आते हैं। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। वो थोड़ा-सा मीरा का मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि एक दिन में ही मीरा के साथ काफ़ी कुछ हो चुका होता है। और मीरा जो ये सोची नहीं होती है वो उसके साथ हुआ होता है। अब कल आगे के टाइम में क्या उसके साथ उस कॉलेज में होगा, वो तो अलग लोचा है, अलग मैटर है। अभी वो बाकी है कि उसके साथ क्या होगा। कल का कल देखा जाएगा, जो आज है अभी जी लिया जाए, ऐसा वाला सीन है। किया बोलती है, कहती है कि चलो मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। तो कहती हैं कि पर इतनी रात को? तो कहती है कि हाँ, क्यों डर रही हो क्या? तो कहती है नहीं, डर तो नहीं रहे हैं। तो उसके हाथ को पकड़ती हैं किया और खींचते हुए कहती है चलो। अपनी आँखों से इशारा करती है, उसको रिलैक्स होने का इशारा भी देती है कि वो रिलैक्स रहे, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अपनी तरफ से किया ना पूरा कोशिश कर रही होती है मीरा को थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कराने का, बेटर फ़ील कराने का। कि उसकी ज़िंदगी में अभी जो हुआ है ना, वो एक टाइम पे सब कुछ मिट जाना है, सब कुछ ठीक हो जाना है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं, तो मीरा देखती है कि कहती है कि माँ बाहर क्यों बैठी हुई हैं? जब किया भी देखती है तो कहती है हाँ माँ बाहर क्यों, अभी इनको नींद नहीं आ रही क्या? तो वो नीचे जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ माँ, आप सोई नहीं? तो कहती है नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही है। तो तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो कहती है कि माँ हम सोच रहे थे कि हम के वो
मीरा को आइसक्रीम खिलाना है, तो आप भी चलो, आप भी आइसक्रीम खा लेना। तो कहती हैं कि नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ और एंजॉय करो। वो थोड़ा-सा माहौल को ना किया कोशिश कर रही थी माँ और अपने वाइफ के बीच माहौल को नॉर्मल करने का, बट वो हो नहीं रहा होता है, मगर वो कोशिश कर रही होती है, कोशिश करने से ना सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो नॉर्मल करने की कोशिश करती है, तो कहती है चलो ना वहाँ, तो इधर मीरा भी बोलती है कि चलिए ना वहाँ, खा के आते हैं, आपका भी मन अच्छा हो जाएगा। तो कहती है कि ठीक है चलो। वो गाड़ी निकालती है और अपनी माँ और अपनी वाइफ को बैठाती है, और अब वो सोचती है कि गीता के लिए, गीता को तो जगह ही नहीं, तो गीता को कहती है कि उसके लिए ले लेंगे चलो। वो जाते हैं आइसक्रीम पार्लर और वहाँ पे वो आइसक्रीम जाके लेती है, एक के लिए चॉकलेट और एक के लिए वनीला, और खुद के लिए आइसक्रीम, मतलब वो दोनों ही, उसका कुछ भी चल जाता है किया का, वो चॉकलेट ही लेती है। तो जब वो चॉकलेट लेके बैठती है और तीनों खा रहे होते हैं, तो जो किया होती है कहती है कि चलो गाड़ी के आगे बैठ के खाते हैं। तो वो तीनों का आइसक्रीम हाथों में लेके, एक होता है कि दिया होता है वो पूरे अच्छे से एक ट्रे में, तो उसको ले जाके अपने गाड़ी के जो सामने वाले स्पेस होता है उस पे रखती है, और उस पे रखने के बाद अ, सब लोग अपना-अपना आइसक्रीम एन्जॉय कर रहे होते हैं। काफ़ी साइलेंस होता है उस दौरान कह लें। तो उस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है किया कि अच्छा, वो चाँद बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो कहती हैं कि हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इधर जो होता है कि ये लोग अपना आइसक्रीम ऐसे थोड़े बहुत बातचीत करते हुए खा ख़त्म करते हैं, और फिर वापस घर लौटते हैं। थोड़े बहुत इन दोनों का मूड ठीक हो चुका होता है। तब तक वो आते हैं और देखते हैं, तो वो देखने के बाद शॉक्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो हम कल सुनेंगे या अगले परसों सुनेंगे कि आखिर क्यों शॉक्ड हो जाते हैं। तो बने रहिए स्टोरी के साथ और सुनते रहिए गुस्ताख दिल, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।